तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो डी और एफ ब्लॉक्स। डी और एफ ब्लॉक जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस रिलेटेड टू द सीबीएसई एज वेल एज कंपटीशन। अब सबसे बड़ी बात है कि डी और एफ ब्लॉक को आपको याद करना है। जैसे जैसे आप प्रेडिक्ट टेबल के अंदर एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद करते हैं, वैसे ही डी और एफ ब्लॉक को भी याद करना है। कुछ फॉर्मुलेशन आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, कुछ फॉर्मुलेशन धीरे धीरे साथ में देता रहूंगा और जो पहले दिए हैं उनको भी रिपीट करूंगा। सबसे बड़ी बात, ठीक है जी, आपको पहले ही बताया था कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जस्ट बाय डेफिनेशन ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे हम एस से पी की तरफ जाते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो इन बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं तो ये वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज चेंजिंग होती हुई हमें नजर आएगी। हालांकि बाय रूल डेफिनेशन कुछ और है जो अभी आपके सामने रखेंगे। ये एक जनरल डेफिनेशन बोलते हैं बिकॉज ट्रांजिशन का मतलब ही होता है चेंज। और एफ ब्लॉक आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके लिए कोई सेपरेट ग्रुप नहीं है, प्रेडिक्ट टेबल में कोई सेपरेट स्पेस नहीं है। वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से यानी कि ग्रुप 4 के पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में से ही ये दो पीरियड्स में से निकले हुए एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। हाँ, इन्हें ऐसे ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, आई थिंक सो ये आप सबको पता होगा कि जिस किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में फॉल करता है या जिस सब शेल में आता है हम उस एलिमेंट को उस ब्लॉक का मेंबर मानते हैं। क्लियर हो गया मतलब? तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है which has partially filled d orbitals, which has partially filled d orbitals। और आप सबको ये पता होगा कि जो d orbitals हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं। सो इन दैट केस d 1 to 10, d 1 to 10 एलिमेंट्स को कैरी करेगा क्योंकि d के अंदर टोटली 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन कहती है एलिमेंट विच हैज पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, यानी कि जिनके पास डी 1 से लेके 9 तक, डी के पास 5 ऑर्बिटल हैं और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पार्शली फिल्ड का मतलब क्या है? 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक। तो जिनके पास डी 10 की कॉन्फ़िगरेशन होगी कंप्लीट, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। So the element which has partially filled d orbital are known as transition elements. Hence zinc, cadmium and mercury, zinc, cadmium and mercury, they are not considered as a transition elements, but उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में फॉल करता है, इसलिए हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही स्टडी करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया डी ब्लॉक का यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मुलेशन दे रखे हैं, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो डी ब्लॉक जो है वो ग्रुप 4 से शुरू होता है, आप सबको पता होगा। ग्रुप 4 से लेके 12 तक हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे जो पीरियड है, सॉरी ग्रुप 4 कह रहा हूँ, ग्रुप 3 से, ग्रुप 3 से, ठीक है ना जी, ग्रुप 3 से, और पीरियड 4 से शुरू होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से 4th पीरियड का हम नाम 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं क्यों? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D सब शेल के अंदर आएगा, ठीक है। अब इनके मेंबर्स देखिए, पहले 21 से लेके 30 मेंबर्स जो हैं यानी कि 10 एलिमेंट्स जो हैं वो आपको 4th पीरियड में मिलेंगे जो कि डी ब्लॉक के मेंबर होंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है जी। इनके लिए जो शॉर्ट फॉर्म बना रखी है दैट इज शक्ति विक्रम। शक्ति में से SC शक्ति के लिए स्कैंडियम और त से टाइटेनियम। देन विक्रम, विक्रम, विक्रम में तीनों वर्ड उठा लिए गए हैं, V फॉर वेंडियम, क्र फॉर क्रोमियम एंड म फॉर मैंगनीज। फेंकू, शक्ति विक्रम फेंकू, है ना, जो डिंगे मारते हैं ऐसे फेंकू होते हैं ना, फेंकू। फे से लिया आयरन Fe, कू से कोबाल्ट। निक्कू जी, सपोज कोई नाम है निक्कू जी, कोई और, निक्कू जी उनसे भी बड़े फेंकू। शक्ति विक्रम फेंकू, निक्कू जी उनसे भी बड़े फेंकू। तो निक्कू में नी लिया है, निकल के लिए कू लिया है, कूपर के लिए, और जी आया है जिंक के लिए। उनसे आगे जो है वो सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने बनाया है।
क्लियर हो गया पुत्र। सो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके एटॉमिक नंबर मैंने ऊपर लिखे हैं, 21 से लेके 30 तक जाएंगे। क्लियर हो गया। शक्ति, विक्रम, फेंकू, निक्कू जी उनसे भी बड़े फेंकू। अब हम नेक्स्ट 5th पीरियड में यानी कि 4D ट्रांजिशन सीरीज की बात करेंगे। यहां पे स्कैंडियम के जस्ट नीचे आता है येट्रियम। क्या आता है जी? येट्रियम। और आपको याद करने का तरीका बताया था, आप कुछ ग्रुप्स अगर हो सके ग्रुप वाइज यानी कि ऊपर से नीचे अगर हो सकता है याद कर लीजिए, ताकि आप फिर जब निमोनिक के थ्रू इसको बनाएंगे तो आपकी गलती ना हो। बट अभी मैं आपको पीरियड वाइज याद करा रहा हूं तो वही बोलूंगा। यह जान नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारे आज चांद को। ठीक है पुत्र। यहां पे आपको पहले बताया जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों इकट्ठे आएंगे। जिंक, कैडमियम और मरकरी यूज होते हैं टू मेक द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड यूज होते थे टू मेक द कॉइन्स, हेंस दे आर नेम्ड एज कॉइनेज मेटल आल्सो। निकल, पैलेडिनियम और प्लेटिनियम ये तीनों इकट्ठे यूज होते हैं कहीं ना कहीं एज अ कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन या एडिशन रिएक्शन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 10th क्लास में था आपके पास। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पीछे का थोड़ा सा आगे का अगर याद हो जाए तो इजी हो जाता है। क्लियर हो गया। तो यह येट्रियम, जान से जेडर, जिरकोनियम, नाइबोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्टेनियम, रूदनियम। यहां पे आप ध्यान रखिए, रो के लिए आर यू लगाया है, रोहकर, रोहकर, यहां पे RH, रोडियम, पैलेडिनियम, सिल्वर, कैडमियम। सो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यह जान नहीं मोहब्बत तेरी रो रो कर पुकारे आज चांद को। ठीक है जी। फिर हम चलते हैं 6th पीरियड की तरफ। 6th पीरियड में जैसा फिर लास्ट के 3 आपने याद कर रखे हैं पुत्र, ऊपर से फर्स्ट एक ग्रुप एटलीस्ट जरूर याद कीजिए। बहुत से बच्चों ने अपने अपने फॉर्मुलेशन ग्रुप वाइज भी बनाए होते हैं। तो स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, है ना। ग्रुप नंबर 3 आप ऐसा याद करो। उसके बाद लिख के हम कैसे आगे बनाएंगे, ला हफ्ता, वरना उस आयरन रोड से पीटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। गुंडागर्दी कर रहे हैं, है ना सरेआम। तो लेंथेनम के लिए ला, हफ्ता में हेफनियम और टेंटेलम यहीं से आ जाएंगे पुत्र। देन वरना के लिए, वरना गाड़ी नहीं, डिमांड कर रहा है वरना, है ना। W इज फॉर टंगस्टन, रीनियम, देन उस, ऑस्मियम, आयरन, इरिडियम, रॉड से जो है वो वर्ड जुड़ा हुआ है, उस आयरन रोड से पिटेगा। प्लेटिनियम और गोल्ड, हॉस्पिटल, Hg, मरकरी जाएगा। ठीक है पुत्र। तो यहां से आप इजीली समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बात आती है, इन एलिमेंट्स को याद करके पहले एक मिनट 7th पीरियड भी देख लीजिए। 7th पीरियड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हैं जिनको एज सच याद करना जरूरी नहीं है। फर्स्ट मेंबर एक्टिनियम है, फर्स्ट मेंबर एक्टिनियम है। उसके बाद जो अगले 14 मेंबर्स हैं वो आपको फाइंड होंगे इनटू द F ब्लॉक एलिमेंट। तो लेंथेनम के बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 47 के बाद डायरेक्टली 72 है, यानी कि बीच के जो 14 एलिमेंट्स है वो यहाँ नहीं दिखे हुए, वो डेफिनेटली कहाँ गए होंगे, F ब्लॉक में। लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद के जो 14 मेंबर्स हैं वो है पुत्र F ब्लॉक एलिमेंट्स के मेंबर्स, उनको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, क्या देखें कि हाँ ये रहा ग्रुप नंबर 3 पुत्र। अगर आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, मैं फिर कह रहा हूँ, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अब ये ग्रुप नंबर 3, ये इधर वाला, ये जो ग्रुप नंबर 3 है यानी कि लेंथेनम वाली लाइन जो है, यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है, देन यहाँ से आप जो हमारा मैजिक नंबर होता है वो आप यूज करेंगे। एटॉमिक नंबर लिखिए, उसमें 18 ऐड कीजिए, फिर 18 ऐड कीजिए। ठीक है पुत्र। देन यू विल गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 4th पीरियड, 5th पीरियड एंड 6th पीरियड मेंबर्स। ऑन द अदर एंड, इसके बाद आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वहां पे एटॉमिक नंबर प्लस 18, यानी कि सेकेंड लाइन के लिए आपने 18 ही ऐड करना है। 22 प्लस 18 देखिए 40 हो गया। पर उसके बाद आपने 32 ऐड करना है, क्योंकि 14 मेंबर आपके F ब्लॉक के भी कंसीडर होंगे, है ना, एटॉमिक नंबर उनका भी कंसीडर होगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पहले 30 एलिमेंट याद हो,
न्यूमोनिक्स के थ्रू अगर आप पीरियोडिक टेबल बना सको, डी ब्लॉक बना सको, तो आप इजीली किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यहां से फाइंड करके बता सकते हो। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनका जो रूल है वो है उत्तर NS0 to 2 N-1 D1 to 10। N जो होगा वो सबसे बड़ा एनर्जी शेल होगा, S और D सब शेल हैं। तो यानी कि आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रूल क्या है, NS0 to 2 N-1 D1 to 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब क्वेश्चन बनता है कि NS0 किस में होगा, NS1 किस में होगा और NS2 किस में होगा। तो NS0 सिर्फ एक में है पुत्र, पहले डीनियम में, यहाँ पे याद कीजिए जिसका एटॉमिक नंबर है 46, प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि जो स्पेशल केस हैं वो यही दो हैं, NS0 और NS1 वाले, बाकी सब में NS2 के आएंगे। सपोज एक कर लीजिए आप स्कैंडियम, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर आप लिखेंगे 21, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव प्रिंसिपल के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। या फिर इसको छोटा करके लिखना है तो आप नियरेस्ट नोबल गैस लिखिए आर्गन, नियरेस्ट पहले आई हुई, ये भी ध्यान रखना है। नोबल गैस लिखिए आर्गन, आर्गन एटॉमिक नंबर है 18, तो यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन इसमें कवर कर दिया आपने, बाकी रह गए 3, तो 4s2 3d1। और बोहर बरी रूल के हिसाब से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन आएगा फिर 3d में आएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे याद रखिए वो निकलेगा भी पहले 4s में से, तो यानी कि 4s ही इलेक्ट्रॉन पहले लेगा और 4s ही इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो लूज करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए NS1 वाले। NS1 के लिए पुत्र ये रूल याद कीजिए, वो क्या है, NCC। NCC आप सबने सुना होगा। NCC में तेरी रिपोर्ट आएगी। पहली बात याद रखें कि NCC में तेरी रिपोर्ट आएगी, तो पहली बात तो रिपोर्ट जो है वहां पे R 2 बार है, आएगी में A 2 बार है। ठीक है जी। तो ये वो एलिमेंट्स हैं आपके सामने, ये वो एलिमेंट्स हैं आपके सामने जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी NS1 से स्टार्ट हो, NS1। ठीक है, तो स्पेशल हो गया ये केस भी, एग्जाम में मैक्सिमम केस इसमें से आ जाते हैं। तो इसके अंदर N इज फॉर नाइबोबियम, क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनियम, टेक्टेनियम, रुदनियम, रोडियम, सिल्वर, गोल्ड। कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस ऑफ वैल्यू आर्गन 3d6। वहां पे 4 ऑप्शन थे, मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए, निकल 3 पॉजिटिव और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। आपको निकालना कैसे है, आप सबसे पहले उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए याद रखना है कि कहीं ये NCC वालों में से तो नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे हैं यानी कि NS वाले में से नहीं आ रहे तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। एटॉमिक नंबर 28 निकल का, आर्गन 4s2 3d8। अब 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है पुत्र, कि 2 इलेक्ट्रॉन पहले 4s में से निकलेंगे और उसके बाद अगर कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलना है तब वो 3d में से निकलेगा। तो 4s0 3d7, 4s0 3d7। तो यार हमारा आंसर 3d6 है तो नहीं मिला, बात नहीं बनी ना, तो ये आंसर नहीं है। अगला कोबाल्ट 3 पॉजिटिव देखिए। सो कोबाल्ट में एटॉमिक नंबर 27, तो जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आर्गन 4s2 3d7। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s में से और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर 3d में से, तो वो आपने निकाला 4s0 3d6। तो सर ये रहा जो हमें चाहिए था, तो इसका आंसर हो गया उत्तर आपका कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो अब इस केस के अंदर आपने स्टडी करना है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को समझने के लिए आप क्या करें, पहले सपोज आप 4th पीरियड के एलिमेंट्स को लिख लीजिए और उन सबको लिखने के बाद इन 2 को इंपॉर्टेंस दीजिए, 25 और 30 वाले को। तो 25 के बाद और 30 से पहले 2 लाइनें आपने ड्रॉ कर लेनी है। और अब आपने देखना है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो साइज को यहाँ इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इनटू द सेम सबशेल, है ना, तो जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, बोले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर का चार्ज भी इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा
और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उनको इलेक्ट्रॉन को दूर दूर करेंगे। यानी कि यहाँ पे दो तरह की फोर्सेज हो जाएंगी पुत्र, फैक्टर 1 की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन, फैक्टर 2 की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है ना जी। तो दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। रिपल्शन की वजह से साइज इंक्रीज होना चाहिए, अट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए। अब आप देखिए जो मैंने लाइन करवाई थी वो क्यों ड्रॉ करवाई है, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता है। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का डोमिनेट कर गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को डोमिनेट कर गया, चार्ज डिक्रीज कर रहा है साइज को। लेकिन उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट साइज जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है। मैंने यहाँ लिखे हुए वैल्यू 117, 116, 15, 17 अगेन पिकोमीटर्स में ये वैल्यूज हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि साइज अब ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि आयरन से लेके कॉपर तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो गए। यानी कि फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 2 एक दूसरे को कैंसिल करने लगे, जिसकी वजह से साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। लेकिन एंड में आइए जिंक का साइज कॉपर के मुकाबले काफी ज्यादा है, ठीक है, 125 पिकोमीटर एकदम से इंक्रीज हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिंक के पास जो जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी सब शेल में वो एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम हो जाती है और वो साइज दोबारा से इंक्रीज कर जाता है। उत्तर अगर आप डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप जनरली साइज इंक्रीज होता है। क्यों सर? क्योंकि एनर्जी शेल एड ऑन होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जनरल रूल सेम है, 4th पीरियड के मुकाबले 5th पीरियड के एलिमेंट्स का साइज इंक्रीज होता है। आप कंपेयर करेंगे टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम को। टाइटेनियम के मुकाबले जिरकोनियम का साइज देखिए इंक्रीज हो गया, 132 से 160 हो गया। लेकिन 6th पीरियड का जो मेंबर है वो अपने 5th पीरियड के जस्ट ऑपोजिट ऊपर वाले मेंबर्स के मुकाबले साइज ऑलमोस्ट सेम रखता है। ऐसा होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं फॉर द 2 एलिमेंट्स लाइक जिरकोनियम एंड हैफनियम। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि लेंथेनम के बाद F सबशेल एंटर होना शुरू हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो F सबशेल में जाएगा, F ब्लॉक मेंबर आ जाएंगे ना। और आप सब जानते हैं कि F सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बचाने की जो क्षमता है अगेंस्ट द न्यूक्लियस वो सबसे कम होती है। S की सबसे ज्यादा, फिर P की, फिर D की, फिर F की, कम होती हुई जा रही है। तो इस हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है नए एनर्जी शेल में तो वो 4F के बाद आ रहा होगा, 5F के बाद आ रहा होगा, तो जिसकी वजह से वहां पे शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। तो नया शेल ने साइज से इंक्रीज कर दिया, पर शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से न्यूक्लियस उसको अपने पास ज्यादा पावर से खींच लेता है, जिसकी वजह से अगेन कंपनसेशन हो जाती है। जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए था उतना ही साइज डिक्रीज हो जाता है। तो ऑलमोस्ट एटॉमिक रेडियाई और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन 5th पीरियड की और 6th पीरियड की ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल भी जाते हैं। एग्जाम्पल है कि आपको कोई पेयर निकालना है, यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल दिया जो पेयर हमारे पास क्वेश्चन में था। अगेन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है कि कोई ऐसा पेयर निकालिए जिनकी एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो वहां पे 4 पेयर्स दे रखे थे, उन चारों पेयर्स में से आंसर था जिरकोनियम और हैफनियम का। जिरकोनियम और हैफनियम का कैसे आपने फाइंड किया? सर बनाइए और बनाने के बाद देखिए कौन सा ऊपर नीचे आ रहा है और आफ्टर लेंथेनॉइड आ रहा है, तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से वहां पे साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होंगी, जिसकी वजह से अब इन दोनों को सेपरेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो जिरकोनियम और हैफनियम की सेम प्रॉपर्टीज होने की वजह से उनको सेपरेट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स।